नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 जून 2020 और स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन के डेली करंट बूस्टर पर। और सबसे पहला जो आर्टिकल है वो फीफा से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखिए, फीफा ने हाल ही में अपनी जो है फीफा रैंकिंग जारी की है, जो वर्ल्ड लेवल पर जारी करता है फीफा। इस सूची में जो है ये विभिन्न देशों को जो है रैंकिंग प्रदान करता है उनके प्रदर्शन के आधार पर। तो इसमें बताया गया है, इस सूची में बेल्जियम जो है इसे प्रथम स्थान दिया गया है। और जो फ्रांस है, फ्रांस क्या है, विश्व चैंपियन है लेकिन दूसरे स्थान पर काबिज है। उसके बाद ब्राज़ील तीसरे स्थान पर काबिज है। यानी सबसे पहले बेल्जियम, उसके बाद फ्रांस और उसके बाद ब्राज़ील। इंडिया की जो इसमें रैंकिंग दी गई है, इंडिया ने अपना पिछले साल का स्थान ही जो है बरकरार रखा है। 108 जो इंडिया की रैंकिंग है 108 है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिया जाता है फीफा रैंकिंग में। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान बताइए, तो 108। पिछली बार भी 108 ही था। और कभी कभी क्रम में भी लगाने के लिए बोल देता है कि ऊपर से नीचे क्रम में लगाइए, तो बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील। चलिए चलते हैं आगे। दूसरी जो न्यूज़ है वो उत्तराखंड वन विभाग से संबंधित है। और इस उत्तराखंड वन विभाग से क्या संबंधित है? हल्द्वानी में जो है राज्य के यानी उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया गया है। और जैव विविधता पार्क को जो है, बायोडाइवर्सिटी पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्टार्ट किया गया है। और क्यों स्टार्ट किया गया है? वनस्पति, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा उत्तराखंड सरकार ने किया है। जो यूके गवर्नमेंट है उसने ये स्टार्ट किया है बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो है शुभारंभ किया है, या किस राज्य में उत्तराखंड ने किया, तो कौन से ज़िले में उत्तराखंड ने किया है? तो हल्द्वानी। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में एक और न्यूज़ निकल कर सामने आई है। एक स्टार्टअप है केरल के कोचीन में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। इसने क्या किया है, एक जो मास्क होता है, जो कोविड-19 के लिए मास्क का यूज किया जा रहा है, उसके लिए बिन-19 एक डिवाइस लॉन्च किया है। और जो UV स्पॉट यानी अल्ट्रा वायलेट स्पॉट नाम से भी इसे जाना जाता है, ये एक स्वचालित मास्क डिस्पोजेबल मशीन है जो कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत इसे बनाया गया है। और पर्यावरणीय क्षति को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी और इसके इस्तेमाल किए गए मास्क के निपटान की समस्या का भी समाधान इससे हो पाएगा। स्मार्ट बिन जो बिन है, ये बिन-19 ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT पर आधारित है। और बिन-19 को जो इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। यानी ये जो हमारे मास्क होते हैं उनको बैक्टीरिया से मुक्त कर देगा, कीटाणुओं से मुक्त कर देगा। और ये ऑफिसेस और हाउसेस एंड जो सार्वजनिक स्थान हैं उन पर ये बहुत उपयोगी साबित होगी। इसमें एक कंटेनर के अंदर गिराए गए मास्क को पहले एक प्रक्रिया द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद बिन के अंदर कीटाणु रहित मास्क दूसरे कंटेनर में डाल दिए जाते हैं और मास्क छोड़ने वाला व्यक्ति बिन-19 से जुड़ी जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है उससे अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर सकता है। और इसके IoT फीचर यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो फीचर में ऑटो सैनिटाइज डिस्पेंसर, पावर ऑन ऑफ, बॉक्स ओपन अलर्ट, नेविगेट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और स्टेटस अलर्ट के लिए वेब पोर्टल भी शामिल है। तो ये बिन-19 किसने? तो केरल के कोच्चि में एक जो है क्या है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, केरल के कोच्चि में। तो इसका नाम है बिन-19। तो पूछ लिया जाएगा कि बिन-19 क्या है? एक डिवाइस है जिससे मास्क डिस्पोज किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक पहल शुरू की है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। इसका क्या काम रहेगा? ये यात्रियों की स्क्रीन को तेज करने में और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने में के लिए शुरू किया गया है।
और रोबोट में स्थापित सेंसर एक PTZ कैमरा और एक डोम कैमरा है, जिसकी मदद से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल है। तो भारतीय रेलवे के कौन से जोन है? सेंट्रल जोन जो मध्य रेलवे जोन है उसने ये कार्य किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन। तो पूछा जा सकता है कैप्टन अर्जुन किसने? तो भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन ने। क्या काम है? यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करना और जो कोविड-19 से बचाव भी करना और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखना, और इसमें एक मोशन सेंसर आदि बहुत सारी जो है फीचर्स इसमें दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल हैं, यानी महाधिवक्ता जो हैं भारत के, जो एकमात्र वकील होते हैं भारत सरकार के, तो एकमात्र नहीं मतलब सबसे बड़े वाले वकील जो होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया, यानी उनका रिटायरमेंट नजदीक आ रहा था, उन्हें 1 साल के लिए और कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। वेणुगोपाल देश के प्रमुख अधिवक्ता हैं और 30 जून 2017 को 15वें अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पूछा जा सकता है कौन से नंबर के हैं? तो 15वें अटॉर्नी जनरल या 15वें महाधिवक्ता ये हमारे देश के हैं और इनको 1 साल का विस्तार दिया गया है। अब महान्यायवादी क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके प्रसाद पर्यंत तक ही ये अपने पद पर बना रह सकता है। और इसकी योग्यता क्या है? महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और देश का जो महान्यायवादी का कर्तव्य होता है, कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। इसके अलावा ये किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है उनका भी पालन उन्हें करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान देश के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में ये उपस्थित हो सकते हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और इन्हें संसद की कार्यवाही में, पार्लियामेंट में भी ये क्या कर सकते हैं? कार्यवाही में उसकी भाग ले सकते हैं, लेकिन नोट वोटिंग नहीं कर सकते। किसी भी मामले पर वोटिंग नहीं की जा सकती इनके द्वारा, लेकिन ये कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। क्योंकि उनके पास मतदान का अधिकार तो होता नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं डाल सकते। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रखे जाते हैं। तो हमने जाना आर्टिकल 76 के अनुसार ये नियुक्त किए जा सकते हैं और ये पार्लियामेंट यानी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ जो बार बार जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। उड़ीसा में जो महानदी है और महानदी में जलमग्न 500 साल पुराना एक मंदिर मिला है, जो 60 फीट का यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। और यह मंदिर कटक के पद्मावती क्षेत्र में बिंदेश्वर के पास मध्य नदी में पाया गया है। और इसको देखकर पता लगता है कि यह मंदिर 15वीं और 16वीं शताब्दी का है। और जिस स्थान से मंदिर मिला उस इलाके को पहले सतपताना कहा जाता था और यहाँ एक साथ 7 गाँव एक साथ रहते थे, यानी 7 गाँव एक साथ थे, 5, 6, 7, इसलिए सतपताना कहा जाता था। और इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये संबंधित है भगवान विष्णु से। तो पूछा जा सकता है उड़ीसा की महानदी में जलमग्न 500 साल पुराना जो मंदिर मिला किस देवता से संबंधित है, किस भगवान से संबंधित? भगवान विष्णु से संबंधित है। और पद्मावती गांव भी इन गांवों में से एक था। नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण ये नदी में समा गया, लोग ऊंचे स्थान पर जाकर बस गए। और 19वीं शताब्दी के मध्य मंदिर को इस तरह का सुरक्षित व ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जो वर्तमान में पद्मावत गांव का गोपीनाथ देव का मंदिर है। उड़ीसा के महानदी के बारे में एक फैक्ट हो जाने, उस पर सबसे लंबा बांध है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उड़ीसा की महानदी पर विश्व का सबसे लंबा जो बांध है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।